Hello दोस्तों, welcome to my channel Funds Story. Before starting to anything, I'm just giving you a small declaration from my side that I am Ashish Bajpayee, an NISIM certified mutual fund advisor and distributor. नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंड्स स्टोरी के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी फ्रीक्वेंटली करता है। इस सेशन में हम आपको कुछ 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे जो आपको अवॉइड करनी है, एंड दिस विल हेल्प यू टू मेक अ फॉर्म डिसीजन वाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पे एक फॉर्म डिसीजन लेने पे बहुत मददगार होगा। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं, है ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे कमिंग वीडियोज़ की जानकारी आपको पहले से होती रहे। दोस्तों ये कुछ म्यूचुअल फंड्स में कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमको अवॉइड करनी है वाइल इन्वेस्टिंग, है ना। दोस्तों इस स्लाइड में जाने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक से कुछ एक्सटर्नल रिस्क के बारे में बताता हूँ जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वॉल्व रहते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में रहते हैं, है ना। ये रिस्क इन्वॉल्व है आपके म्यूचुअल फंड्स में, आपको दिमाग में रखना होगा। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है आपका मार्केट, क्रेडिट एंड इन्फ्लेशन। बेसिकली तीनों चीज़ें क्या है। देखिए मार्केट क्या मतलब हो गया, मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, ठीक। अब आज को आपको पैसा विड्रॉ करना है, उससे पैसा निकालना है, रिडीम कराना है। बट मार्केट अगर मान लीजिए आज डाउन चल रही है, मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है, आज मार्केट मान लीजिए नीचे है, तो अगर आज आप पैसा अपना विड्रॉ करते हैं, रिडीम करते हैं, तो आपको लॉस बुक करना होगा। ये एक्सटर्नल फैक्टर है, आपके हाथ में नहीं है। क्रेडिट्स बेसिकली क्या है, ये बेसिकली डेप्ट फंड के साथ में रहता है ना। मान लीजिए कोई बॉन्ड इशूअर है, वो उसने अगर आपका पैसा वापस करने से मना कर दिया, वो नहीं पैसा वापस करने में असमर्थ है, तो इन्वेस्टर को ह्यूज लॉस होता है। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है, इन्फ्लेशन की दर अगर मान लीजिए बढ़ जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका म्यूचुअल फंड आपको उसके अकॉर्डिंगली रिटर्न देगा। हो सकता है रिटर्न आपको उसमें कम अच्छा, उसमें रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट के साथ में इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। आपको इसमें एक फॉर्म डिसीजन लेना होगा, आपको इन सबको भी कोप अप करने के बाद में इन्वेस्टमेंट डिसीजन को प्लान करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मार्केट आज आपका डाउन है, तो आपको फिर आज शॉर्ट आउट नहीं करने, रिडीम नहीं कराना है। जब मार्केट ठीक होगी तो आप उसको रिडीम कराएं, है ना। आप डाइवर्सिफिकेशन मेथड के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जिससे क्या रहेगा, आपका पूरा डिपेंडेंसी किसी डेप्ट फंड में नहीं होगी। कोई बॉन्ड इशू अगर आपका पैसा आज नहीं भी दे पाने में असमर्थ भी रहेगा, तो वो कंपनसेट कहीं ना कहीं आपके अलग एसेट क्लास से हो सकता है ना। सेम विद इन्फ्लेशन, मान लीजिए इन्फ्लेशन आपका आज इसमें मैच आउट नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मैंने कहा इसको स्टार्टिंग करने के पहले आपको ब्रीफ करूँ। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मिस्टेक्स जो हमको अवॉइड करनी है ना। मिस्टेक 1 क्या है, देखिए, फॉरगेट टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ना, देखिए ये एक फैक्ट है, म्यूचुअल फंड जब कोई स्टार्ट करता है पहली बार, तो किसी फ्रेंड ने कुछ एडवाइस किया, उसने स्टार्ट कर दिया। आज मेरी जॉब लगी हुई है, लोगों ने कहा यार म्यूचुअल फंड्स में अच्छा है, हमने इसमें उसमें इन्वेस्ट कर दिया। मतलब हमारा कोई गोल डिफाइन नहीं था, हमने किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट का कर दिया। मान लीजिए सारा पैसा हमने उठा के, जो हमारा हमको मान लीजिए कोई हमको SIP करनी, हमने सारी SIP लार्ज कैप में फ़ंड में कर दी। अब लार्ज कैप में फ़ंड करने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए मार्केट बढ़िया चलती है, ठीक चलती है, जैसा भी आपने पास में 2-3 साल में देखा भी, मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया आपको, आपका अच्छा वो पोर्टफोलियो ग्रोथ करेगा। बट अगर उस समय मार्केट अच्छी नहीं चलेगी, तो फिर आपका जो पूरा पैसा है वो ऑन द रिस्क है। यू हैव टू बुक लॉस, है ना। आपको अच्छा खासा नुकसान इसमें होने वाला है। इसके लिए क्या रहता है, ऑलवेज गो विद डाइवर्सिफिकेशन इन योर पोर्टफोलियो। अब क्या है बेसिकली समझिए, डाइवर्सिफिकेशन में क्या है, आपने डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना। आपने क्या रखा, कुछ स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट है आपका बॉन्ड्स में भी है, और डिफरेंट क्लास में आपका गोल्ड सिल्वर, आपने कई क्लासेस में कर रखा है। इससे क्या होगा कि आपका पूरा पैसा ऑन द रिस्क नहीं रहेगा, है ना। कहीं आपने इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगा रखा है, मान लीजिए कुछ आपने टेक्नोलॉजी में लगाया, कुछ हेल्थ केयर में लगाया, एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है आपका। आपने कई बार कुछ टर्म्स सुने होंगे, सेक्टोरल चर्निंग आती रहती है। सेक्टोरल चर्निंग में क्या आता है, आज मान लीजिए टेक्नो अच्छा कर रहा है, कल मान लीजिए हेल्थ केयर अच्छा करेगा, फिर फार्मा का अच्छा टाइम आएगा, नंबर्स आ रहे हैं। मान लीजिए इस बार जो आपके टेक्नोलॉजी कंपनीज के नंबर हैं वो अच्छे आए, तो आपका ये सेक्टर अच्छा बूम करेगा, आपका पैसा
आपका जो फंड है उसी अकॉर्डिंग बढ़ेगा, है ना। ग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या रहेगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट होना होगा वो कई बार इमर्जिंग मार्केट्स में होगा या आपका डेवलप्ड मार्केट में रहेगा। अगर आपका इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट है तो क्या होगा, आपका पैसे में ग्रोथ, आपके फंड्स में ग्रोथ अच्छी आएगी। बट अगर डेवलप्ड मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपकी जो ग्रोथ आएगी वो स्टडी रहेगी, लगातार रहेगी, मतलब आपका आपने बैलेंसिंग ऑप्ट करी हुई है। तो इसीलिए हम लोग इसमें ध्यान रखें, जब भी हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें म्यूचुअल फंड्स का, तो हमेशा वी हैव टू गो विद अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, है ना। इसमें और कई फैक्टर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। भाई आपका आज एज कितनी है, डिपेंड करेगा। आज मेरी यंग एज है, मैंने अभी जॉब स्टार्ट करी है, मीन्स मेरे पास में जो रिस्क, मेरी जो एबिलिटी वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिसकी एज 56-60 साल के आसपास उस पर्सन से, है ना। ये सारे फैक्टर्स अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यू हैव टू गो विथ फर्स्ट ऑफ ऑल योर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, है ना, ध्यान रखें। सेकंड वन क्या है, इग्नोरिंग फीस इन म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों हम लोग कई बार केवल म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर लेते हैं, हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं कि इसका एंट्री लोड क्या है, एग्जिट लोड क्या है। एंट्री लोड बेसिकली अब तो लगता नहीं 2009 के बाद सेबी की गाइडलाइन के बाद में एग्जिट लोड बेसिकली क्या है, एट द टाइम ऑफ जब हम अपने म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करते हैं अपना अमाउंट, मान लीजिए हमने 1 साल के अंदर विड्रॉ किया तो अराउंड 1% के अराउंड एग्जिट लोड लगा देते हैं, है ना। जो चार्जेस हम वी हैव टू पे दैट चार्ज। अगर आपका 1 साल के बाद है तो मोस्टली देखा गया है कि कोई फिर चार्ज नहीं लगता है, कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है फंड्स में। ये बेसिकली इसलिए लगाते हैं कि 1% के अंदर कि जो रिडम्पशन होता है बार बार, ये रिडम्पशन थोड़ा सा रुके, दैट्स वाई दे हैव टू पुट एग्जिट लोड। भाई देखो, एक म्यूचुअल फंड में किसी फंड मैनेजर है, उसने कहीं आपका इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो अगर आप उससे आज बोलेंगे कि मेरे को विड्रॉ करना है आपका, तो आपको विड्रॉ करना होगा तो ही हैज़ टू बुक द लॉस। उसको चाहे जो उसको पैसा आपको वापस करना है गाइडलाइन से अकॉर्डिंग है, तो उसको लॉस में ही बुक करेगा। इन सब चीज़ों की फर्दर जो फ्लक्चुएशंस नहीं आए, दैट्स वाई दे हैव गो विद एग्जिट लोड, है ना। ट्रांजेक्शन चार्जेस क्या है, ईयरली चार्जेस लगते हैं कुछ, अब तो बहुत मिनिमल हो गया है, बट चार्जेस भी लगते हैं। मेन जो हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो में। दोस्तों ये जो एक्सपेंस रेशियो है बेसिकली ये क्या है, यही इसी में सारी म्यूचुअल फंड्स की फीस चार्जेस वो सारे इसी में आते हैं, एक्सपेंस रेशियो में, है ना। एक्सपेंस रेशियो इज ऑलवेज हायर फॉर रेगुलर प्लान्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स एंड एज कम्पेयर टू डायरेक्ट प्लान्स। अब देखिए, डायरेक्ट प्लान्स और रेगुलर प्लान्स क्या होते हैं। जब अभी जो नॉर्मल वाली हम लोग कोई प्लान ऑप्ट करते हैं, इसमें अगर मान लीजिए किसी हम ब्रोकर के थ्रू प्लान ऑप्ट करते हैं, है ना, तो दिस इज कॉल्ड वन रेगुलर प्लान। मतलब इस रेगुलर प्लान में क्या रहेगा, रेगुलर प्लान में फिर उसकी ब्रोकरेज भी, ब्रोकर का जो कमीशन रहेगा वो भी इन्वॉल्व रहेगा, है ना। तो इसलिए क्या रहता है, इन रेगुलर प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो रहता है वो बेसिकली थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर डायरेक्ट प्लान है, मान लीजिए आपका डीमेट अकाउंट है, आपका कंपनी में डायरेक्ट आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई बीच में इंटरमीडिएट बीच में इन्वॉल्व नहीं है, तो उस प्लान में देखा जाता है कि उसका एक्सपेंस रेशियो इज कम्पेयर टू डायरेक्ट रेगुलर प्लान में कम होता है ना। फॉर एन एक्टिवली मैनेज्ड फंड गुड एक्सपेंस रेशियो रेंज बिटवीन 0.5 से 0.75 के बीच में होनी चाहिए। अगर किसी आप मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड में ऑप्ट कर रहे हैं, उसका एक्सपेंस रेशियो जो है 1.5 के अराउंड इट शोज कि ये हाई है ना, तो ट्राई टू अवॉइड दैट ऑल्सो। आपको जिस म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो मिनिमम है उसको वहाँ पर आपको उसको ऑप्ट करना है ना। तो इस दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज गो विद मिनिमल एक्सपेंस रेशियो। सिलेक्ट जो उसका एक्सपेंस रेशियो कम उसी को ऑप्ट करें। मिस्टेक 3 ये हम लोग बेसिकली क्या होती है इसमें, अबाउट द चेसिंग रिटर्न्स। दोस्तों हम लोग हमेशा रिटर्न के पीछे भागते हैं, है ना। हमने देखते हैं इसका रिटर्न ये आ रहा है, बट वी हैव टू गो विथ सर्टेन रूल्स, है ना। मेथड ऑफ जज अ फंड्स परफॉर्मेंस। देखिए, फंड्स को बेसिकली आप ये जज करो कि जो फंड्स का जो आ रहा है, मान लीजिए आपने किसी लार्ज फंड में इन्वेस्ट किया है, उसका 30% रिटर्न है, तो आप देखिए कि और उसका जो बेंचमार्क है वो 25% रिटर्न उसमें आया है, तो ये सोच कि जो आपको रिटर्न जो लार्ज कैप ने आपको रिटर्न दिया है वो अच्छा दिया है। मतलब ऑलवेज कंपेयर विद रिटर्न विद बेंचमार्क, नेवर कंपेयर विद टू डिफरेंट कैटेगरीज फंड्स। आप हम लोग क्या अवॉइड करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि मैंने लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया है, मेरे किसी फ्रेंड ने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है, आज मार्केट अच्छी चल रही है तो स्मॉल कैप का रिटर्न अच्छा आ रहा है, अब हम उसको कंपेयर करेंगे, यार उसके रिटर्न तो मेरे को मैं करीब 30% मिले, बट मेरे को रिटर्न 15% मिले। अब आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रखा है, तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, इन इक्विटी में ऑल्सो जो स्मॉल कैप फंड्स हैं मोर रिस्की हैं, है ना। लार्ज कैप जो है इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, तो वो कम रिस्की है। जब कम रिस्क में आपने इन्वेस्ट किया तो रिटर्न थोड़े से कम आएंगे। आप रिटर्न हमेशा डिफरेंट कैटेगरीज में कभी कंपेयर मत करें, इसको आप बेंचमार्क से कंपेयर करें, है ना।
ये लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, इसके लिए मैंने डेप्थ वीडियो बनाए हुए हैं। अपने मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें म्यूचुअल फंड्स की पूरी सीरीज़ है। आप उसमें ऑल द थिंग्स जो भी जार्गन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सारे उसमें मिलेंगे। उसको आप एक बार ज़रूर देखें, उससे आपका म्यूचुअल फंड्स की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर होगी, है ना। हाँ, अगला टॉपिक इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी फॉर मेजर टू एसेस एंड फंड परफॉर्मेंस। देखिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फंड के परफॉर्मेंस में। ऐसा नहीं कि एक साल उसने अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, नेक्स्ट साल बिल्कुल डिप, एक मेजरली डिप आया, थर्ड साल फिर बढ़ा हुआ, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंट फंड ने अगर अच्छा रिजल्ट दिए हुए हैं, इट शोज कि हमें वहाँ पर अच्छे रिटर्न मिलेंगे, है ना। लास्ट टॉपिक, इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड वन, फंड मैनेजर कितना कॉम्पिटेंस है। फंड्स मैनेजर के आपको पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। केवल जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसी में मत देखें, उसके अलग जो उसने और जो उसमें डील किया हुआ है उसमें क्या रहे, उसमें कैसा रिस्पॉन्स आया हुआ है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको ज़रूर देखिए आप, है ना। तो हम लोग केवल रिटर्न के पीछे नहीं देखेंगे, जो फर्दर जो रीजर्स जो अच्छे रिटर्न को लीड करते हैं, जो फैक्टर्स हैं, उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। फोर्थ वन, नेग्लेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट गोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्वेस्टमेंट गोल, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे बात करी, हम लोग म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर देते हैं। अब उसमें आज जब हमने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया है, तो आज मान ली किसी को हमने फ्रेंड को देख के स्टार्ट किया, किसी फ्रेंड की म्यूचुअल फंड में जॉब लगी, उसने बोला यार ये फंड ले ले, हमने उसको ले लिया, उसमें स्टार्ट कर दिया, उसमें सारा अपना जो भी मेरी पूंजी है वो मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दी। अब इससे क्या होगा, जब हमारा इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड नहीं होगा, तो जो हमें रिटर्न भी आएंगे वो भी इमेच्योर होंगे, है ना। वो भी सर्टेन रिजल्ट हमको जो मेरी नीड्स है वो फुलफिल नहीं होंगी। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या हो सकते हैं, लाइक हमें इन फ्यूचर में कोई बंगला लेना है, हमें वैकेशन लीव पे जाना है, हमें अपना बिजनेस खड़ा करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, रिटायरमेंट एज, डिफरेंट हमारे गोल्स हो सकते हैं। आप समझें, आप, मैं इस पॉइंट को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। एक व्यक्ति है जिसकी मान लीजिए एज आज 18 साल है, और एक व्यक्ति जिसकी एज 60 साल है। तो 60 साल वाले के लिए जो उसकी रिस्क लेने की जो एबिलिटी होगी, है ना, जो रिस्क कैपेसिटी होगी, वो 60 वाले से कम होगी, ज़्यादा होगी। 18 साल वाला अच्छी चीज़ रिस्क ले सकता है, वो नहीं ले सकता है ना। आपको अगर मेच्योर एज पे अपना आ रहा है, उसको अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना है, तो वो जो फंड ऑप्ट करेगा म्यूचुअल फंड, वो मतलब वो किसी भी इक्विटी अलोन में नहीं ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि वहाँ उसका जो स्टेक है पूरा रिस्क में आ जाएगा। तो आपके गोल के अकॉर्डिंग आपके म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, है ना कि आपने स्टार्ट कर दिया और बाद में ना कि रिटर्न के अकॉर्डिंग आपके गोल डिसाइड होने चाहिए। भाई इसमें इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो मैं इसी को लूँगा, आज मार्केट सही चल रही है तो इक्विटी के रिटर्न अच्छे आ रहे हैं, तो मैं पूरा पैसा अपना लार्ज कैप में इक्विटी में ही लगा दूंगा। मैं इसमें किसी भी इसको डेप्थ में इन्वॉल्व नहीं करूँगा, मैं कोई भी डाइवर्सिफिकेशन ऑप नहीं करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेवर नेग्लेक्ट योर इन्वेस्टमेंट गोल्स, है ना। लास्ट वन, नॉट अंडरस्टैंडिंग रिस्क टॉलरेंस। देखिए, अभी हम लोगों ने बात करी हुई थी, रिस्क टॉलरेंस बेसिकली क्या है, द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एन इन्वेस्टर इज प्रिपेयर टू हैंडल वाइल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ये आपको अपनी रिस्क की कैपेसिटी पता होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको म्यूचुअल फंड्स में ऑप्ट करना है ना। डिफरेंट फैक्टर्स रहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, गोल डिसाइड होंगे, आपकी एज पे क्या है, एज 18 साल का अलग रिस्क फैक्टर होगा, 50 साल के व्यक्ति का अलग रिस्क फैक्टर होगा, है ना। पोर्टफोलियो साइज के अकॉर्डिंग प्लान आउट होगा। इन 5 मिस्टेक्स को आप ज़रूर देखें। अगर ये 5 मिस्टेक्स आपने मैनेज करके करी हुई हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेट यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। इसमें कोई भी एंड नहीं है ना। हाँ, ये 5 मिस्टेक्स बारे जो डिस्कस मैंने किया हुआ है, इसको प्लीज़ आप देखें और इन डेप्थ में जाएँ, एनालिसिस करें, तभी किसी म्यूचुअल फंड्स को ऑप्ट करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ में।